हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज से हम इंटरनेट पर वायरल कंप्यूटर साइंस टर्म 2 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 सॉल्व करेंगे। ऐसे तो इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये सेट ओरिजिनल है, पर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था और इसके सॉल्यूशन करवाने की बात कही थी। कंप्यूटर साइंस टर्म 2 के मॉडल क्वेश्चन पेपर के 5 सेट इंटरनेट पर वायरल हैं और हम लोग इन पांचों सेट का सॉल्यूशन बारी बारी से करेंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आइए सबसे पहले सेट 1 को देखते हैं। यह है हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, क्लास 12, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, फुल मार्क्स 35 और टाइम 1.5 घंटे। सबसे पहले कुछ हम लोग सामान्य निर्देश पढ़ लें। यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ जाना है कि टोटल क्वेश्चन क्या है। टोटल क्वेश्चन आपके पास 19 है। 19 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो हम लोग का वेरी शॉर्ट है ना, वेरी शॉर्ट आंसर है। जो सेक्शन बी है वो शॉर्ट आंसर वाला है और जो सेक्शन सी है वो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उनका मान जो है वो 1 मार्क्स है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा और सेक्शन सी के लिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ भी ख्याल रखना है कि सेक्शन ए में टोटल 7 जो है वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 7 में से केवल आपको 5 को ही करना है, ठीक है। 7 में से केवल 5 को ही आपका आंसर देना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी केवल 5 का ही आपको आंसर देना है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 है ना, इसमें भी केवल 3 जो है प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है, आपके पास ऑप्शंस रहेगा। तो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस मिल जाता है तो बहुत सारा परेशानी आपका दूर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सेक्शन ए, यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट विल आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। 7 में से केवल 5 का आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन का 1 मार्क, तो 5 क्वेश्चन का टोटल 5 मार्क्स। यानी सेक्शन ए कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है हु वाज डेवलप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किसने किया? बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज टोकन इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये किससे है? ये सी प्लस प्लस से है। और ये कौन से चैप्टर से है? तो आप देख रहे हैं ओवर व्यू ऑफ सी प्लस प्लस। बहुत आसान आंसर इसका होगा। अभी आप लोगों को आंसर भी बताया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे। ये जो है डाटा स्ट्रक्चर से है, ठीक है। ये डाटा स्ट्रक्चर चैप्टर से है। फिर है व्हाट इज डीबीएमएस, ये डीबीएमएस से है। क्वेश्चन नंबर 5 ये डाटा स्ट्रक्चर से सवाल है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये फिर अगेन सी प्लस प्लस से क्वेश्चन है, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से है। सेक्शन बी की ओर चले। सेक्शन बी में आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन का संख्या जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 7 में से आपको कितना के करना है? 7 में से आपको 5 का आंसर करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 3 मार्क्स का, यानी सेक्शन बी 15 नंबर का। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसके बारे में पूछा गया है। सी प्लस प्लस में यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है वो पूछा गया है। सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखने के लिए कहा गया है कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखिए। फिर आपसे पूछा गया है फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फिर पूछा गया है डीडीएल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसका कुछ एग्जांपल देना है। फिर आपसे पूछा गया हब क्या होता है। फिर आपसे पूछा गया है लॉजिक गेट्स क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है क्योंकि ये जो है
क्वेश्चन वो बूलियन अलजेब्रा से है, और बूलियन अलजेब्रा जो है वो सिलेबस में पिछली बार नहीं था। तो हम लोग इस बार भी आपको सिलेबस नहीं मिला था, तो हम लोग ये सोच करके चल रहे थे कि पिछले साल का सिलेबस को ही हम लोग फॉलो करेंगे, जो पिछले साल का सिलेबस था, और पिछले साल हमारा बूलियन अलजेब्रा नहीं था। खैर, अगर हम लोग इसको इस क्वेश्चन पेपर यानी ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसका अगर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो सभी का कर लीजिएगा। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये सिलेबस में पिछले साल था या नहीं था। ठीक है, सारा क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्या भरोसा कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सेक्शन सी, यहाँ पर जो है आपको केवल 3 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 5 मार्क्स है, यानी 15 नंबर का इधर आपका जो है सेक्शन सी जो है वो 15 नंबर का है। यहाँ पर पूछा है एरे क्या होता है और उसका टाइप्स के बारे में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर थोड़ा सा आपको लंबा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। फिर पूछा गया क्लास क्या होता है, और एक क्लास का प्रोग्राम बनाइए, है ना, यानी कि क्लास का इस्तेमाल करते हैं C++ में प्रोग्राम लिखिए। तो ये दोनों तो हम लोग को C++ का ही जो है चैप्टर से सवाल है। डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट, ये तो DBMS से सवाल है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है डेटा टाइप्स इन C++, तो C++ का सवाल है कि C++ में डेटा टाइप को डिफाइन कीजिए कि क्या होता है डेटा टाइप, और उसका डेटा टाइप का जो डिफरेंट टाइप होता है उसके बारे में भी बताइए विथ एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो SQL कमांड्स आपको लिखना है। एक टेबल आपको दे दिया गया है, उस टेबल के आधार पर आपको कुछ कमांड लिखना है। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के लिए आपको कमांड लिखना है। तो हम लोग चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की ओर बारी बारी से। और सॉल्यूशन आप लोगों को PDF जो है PDF के रूप में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, और जो भी इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक चीज और कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो उसको डिस्क्रिप्शन को जाकर के पूरा पढ़े, बहुत सारा जानकारी आपको वहां से भी मिलता है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसमें आपको SQL कमांड लिखना था इस टेबल के आधार पर। ये देखिए आपका टेबल है, और टेबल के बाद यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा गया है, यानी इनके लिए आपको SQL में कमांड्स लिखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए आपका जो है सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। प्रश्न वो आप लोग देख ही चुके हैं। सॉल्यूशन यहाँ से सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किसने किया? तो आंसर है C++ वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्टॉपस्टर। दूसरा सवाल व्हाट इज टोकन इन C++। C++ में टोकन क्या होता है? तो इसके बारे में बताया गया है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। प्रोग्राम का जो छोटा हिस्सा होता है, छोटा इकाई होता है, उसको लोग टोकन बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। हम लोग टोकन को प्रोग्राम का लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे। एरे में, है ना, एरे में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लोकेशन को फाइंड आउट करना। फाइंड करना मतलब खोजना, क्या कहलाता है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड सर्चिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सर्चिंग बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज DBMS। DBMS क्या होता है? तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये जो है कंप्यूटर पर आधारित रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। रिकॉर्ड को जो है रखने का, मैनेज करने का एक सिस्टम होता है। क्योंकि आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। आपका जो आंसर होना चाहिए वो जो है मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कह सकते हैं, वो एक सेंटेंस तक का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 व्हाट इज लिफो इन स्टैक। स्टैक में लिफो क्या होता है? तो कहा जाता है कि लिफो इज ए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। स्टैक का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग लिफो बोलते हैं। और लिफो स्टैंड्स फॉर, लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा हमने लास्ट में इंसर्ट किया डेटा स्ट्रक्चर में, सबसे पहले डेटा वही डिलीट होगा, वही डेटा निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++। C++ में अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++। C++ में अरिथमेटिक ऑपरेटर के जो होते हैं 2 कैटेगरी होते हैं। एक को कहते हैं यूनिरी अरिथमेटिक और दूसरे को कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक। यूनिरी अरिथमेटिक में होता है आपका यूनिरी प्लस और यूनिरी माइनस, और बाइनरी अरिथमेटिक में होता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 7 लैन स्टैंड फॉर। लैन का फुल फॉर्म केवल आपको बताना है, तो केवल फुल फॉर्म आप बताएंगे। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
तो यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन ए के टोटल जो 7 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको केवल 5 का आंसर ही करना है, आपने सातों का जो है आंसर देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में अंतर बताइए। तो यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको बता दिया गया है, ठीक है। डेटा जो होता है, डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिफाइंड फैक्ट, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड और अनरिफाइंड फैक्ट को हम लोग डेटा बोलते हैं, जबकि जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा, यानी इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा को जो है प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन को बनाया जाता है और कहा जाता है कि प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। और इस प्रकार से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके जो बनाते हो, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन का अपने मीनिंग निकलता है किसी किसी चीज के संदर्भ में। आगे यहाँ पर कहता है डेटा के बारे में कि डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल। ये एक इंडिविजुअल यूनिट होता है ना, जो रॉ मटेरियल होता है और विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका कोई खास मीनिंग निकलता नहीं है। इन्फॉर्मेशन के बारे में कहता है कि इन्फॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डेटा, ये ग्रुप ऑफ डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पर डेटा इंडिविजुअल है और इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ डेटा होता है दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रुप ऑफ डेटा होता है ये एक लॉजिकल मीनिंग निकालता है, उसका कुछ मीनिंग निकलता है, दैट इज इन्फॉर्मेशन। आगे बताया गया डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डेटा पे डिपेंड होता है। डेटा के बारे में कहा जाता है कि डेटा डज नॉट डायरेक्टली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में, है ना, जहां पर हमको निर्णय लेना है वहां पर डेटा जो है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो होता है वो डायरेक्टली हेल्प करता है किसी भी डिसीजन को लेने में। तो यहाँ पर 4 पॉइंट बताया गया है, आप चाहे तो 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपका चलेगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट यूनिरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यानी सीधा सीधा से पूछ रहा है आपसे कि यूनिरी ऑपरेटर का डेफिनेशन बताइए। चूंकि ये 3 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन है, इसलिए आपको डेफिनेशन के अलावा और भी कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया है यूनिरी ऑपरेटर के बारे में कि एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, यानी एक ऐसा ऑपरेटर जिसको एक ऑपरेंड यानी एक वैल्यू चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। देयर आर सम यूनिरी ऑपरेटर्स, कुछ यूनिरी ऑपरेटर का नाम यहाँ पर बतलाया गया है, जैसे कि आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये लॉजिकल नॉट है, ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर और ये एड्रेस ऑपरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम करना है। सीधी सी बात है, दो नंबर को जोड़ना है तो आपको दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एक वेरिएबल आपको और बनाना पड़ेगा, ताकि दोनों का जोड़ को आप तीसरे वेरिएबल में स्टोर करके रख सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है include iostream डॉट h int main नाम का फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, num1 num2 और sum, और इसका डेटा टाइप हमने क्या लिखा है, int, क्योंकि आपको इंटीजर्स को ऐड करना है, इसलिए डेटा टाइप हमने int लिया है। फिर मैंने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, सी आउट इंटर टू नंबर के 2 नंबर डालिए, सी इन num1 num2 2 नंबर हम डालेंगे, तो पहला नंबर num1 में जाएगा, दूसरा वैल्यू num2 में जाएगा। फिर ये लाइन देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है जहां पर बताया जा रहा है कि num1 और num2 का जो वैल्यू है, यानी num1 वेरिएबल में जो वैल्यू आया और num2 वेरिएबल में जो वैल्यू आया, उनको जोड़ करके सम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दीजिए, वो वैल्यू को असाइन कर दीजिए, यानी स्टोर कर दीजिए। फिर आप प्रिंट कीजिए सी आउट सम ऑफ, तो ये तो सम ऑफ ही दिखाएगा, num1 यानी जो नंबर आप डाले होंगे पहला नंबर वो प्रिंट करेगा, एंड num2 दूसरा नंबर जो डाले होंगे वो प्रिंट करेगा, इज, और उसके बाद सम में क्या होगा, सम में जो वैल्यू ऐड होकर के आया होगा वो प्रिंट करेगा। इस प्रकार से फिर प्रोग्राम आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ये थोड़ा सा इसको हम आउट ऑफ सिलेबस मान करके चल रहे हैं, लेकिन आप इसको डेफिनेशन को याद कर ही लीजिएगा। ये जो चैप्टर है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक चैप्टर है हमारे सी प्लस प्लस में, उससे ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और फंक्शन ओवरलोडिंग पिछले साल सिलेबस में हम लोग का शामिल नहीं था। इसी के आधार पर मैं कह रहा था कि शायद इसको नहीं आना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा डेफिनेशन है, और अगर आप लोगों ने ओवरव्यू सी प्लस प्लस में फंक्शन पढ़ा हुआ है तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझ सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में सिंपली कहा जाता है कि फंक्शन हैविंग सेम नेम, ठीक है, सेम नेम के यानी सेम नाम का बहुत सारा फंक्शन हो सकता है किसी एक ही प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में सेम नाम का एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, बट डिफरेंट आर्गुमेंट, लेकिन उनका आर्गुमेंट क्या हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ओवरलोडेड फंक्शन बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है क्योंकि आपको जो है ये क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, तो केवल एक लाइन के डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा इसको समझाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, सबसे पहले मैंने लिखा है include iostream डॉट h। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, इस पर विशेष ध्यान देना, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का।
जिसमें हम लोग दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का और एक डबल टाइप का, var1 और var2। और ये क्या करवाएंगे इस फंक्शन से, तो सी आउट इंटीजर नंबर var1, ठीक है, var1 चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो हम var1 का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, फिर एंड डबल नंबर इज var2 और हम var2 का वैल्यू प्रिंट कराएंगे। यानी सीधी सी बात है, जो भी आप आर्गुमेंट var1 var2 पास कराएंगे उसको आप यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहेंगे इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के द्वारा। आगे चलते हैं, यहाँ जाइए, यहाँ पर अगेन फिर डिस्प्ले नाम का हमारा फंक्शन है, लेकिन इसमें हम केवल एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं डबल टाइप का। और इस फंक्शन के बॉडी में हमने क्या लिखा है, इस फंक्शन के बॉडी में हमने लिखा है कि डबल नंबर var, जो भी आर्गुमेंट है उसका वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। फिर आप आगे आइए, आप आगे जब आते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से मिलता है कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन, यहाँ पर आप फिर से एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट में देखिए अंतर क्या है, पिछला बार डबल टाइप का हम जो है आर्गुमेंट पास करा रहे थे, इस बार हम लोग इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास कराएंगे। तो आप तीनों फंक्शन में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहले वाले में दो आर्गुमेंट, दूसरे वाले में एक आर्गुमेंट, तीसरे वाले में भी एक आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट डबल टाइप का था और यहाँ पर हमारा जो आर्गुमेंट है वो इंट टाइप का है। तो ये जो तीसरा हमारा फंक्शन है वो क्या करेगा यहाँ पर, तो वो देख लीजिए, तीसरा जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, आप वहां पर देख पा रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट के जरिए आप प्रिंट करवाने वाले हैं क्या, कि इंटीजर नंबर var। अब देखिए एक ही प्रोग्राम में डिस्प्ले नाम का कितना फंक्शन है, तीन फंक्शन, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक इंटीजर और एक डबल टाइप का, दूसरा फंक्शन जो है वो एक आर्गुमेंट ले रहा है, पिछला दो ले रहा था, ठीक है, और दूसरा जो आपका फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट ले रहा है डबल टाइप का, और तीसरा जो आपका फंक्शन है वो भी एक आर्गुमेंट ले रहा है लेकिन इंटीजर टाइप का। आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू होता है। यहाँ पर हम लोग एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल ए बनाए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने 5 स्टोर किया है, और दूसरा हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 5.5 स्टोर किया है, ये डबल टाइप का है, ठीक है, एक इंटीजर टाइप और एक डबल टाइप का। अब हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप फंक्शन को कॉल कराते हैं तो कहाँ जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन के पास, ठीक है। आप इसमें कितना आर्गुमेंट पास कर रखिए, और ए कैसा है, ये मेरा इंटीजर टाइप है, यानी आप डिस्प्ले फंक्शन में एक इंटीजर आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। तो ऊपर जब आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि कौन सा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, ये पहला वाला कॉल होगा कि दूसरा वाला होगा कि तीसरा वाला। तो सबसे पहले हम लोग को आर्गुमेंट मैच करवाना है। अभी क्या बताया गया था कि इसमें हम लोग ए यानी एक इंटीजर आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, तो आप देखिए कि जो तीसरा वाला जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, ये यहाँ पर इंटीजर आर्गुमेंट के बारे में बात हो रहा था, ठीक है। तो आपने इंटीजर आर्गुमेंट के रूप में 5 पास कराया, ये 5 यहाँ पर var में आएगा, और इंटीजर नंबर 5 ऐसा क्या करेगा, ऐसा ये फंक्शन काम करके प्रिंट करेगा इंटीजर नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर डिस्प्ले, यानी दूसरा वाला जो फंक्शन है हम लोग का ना, सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें आप आर्गुमेंट बी पास करा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ हम लोग इसको कॉल करवा रहे हैं। अब बी कैसा है, डबल टाइप का वैल्यू है, यानी एक आर्गुमेंट भी हो और वो डबल टाइप का हो, ऐसा कौन सा फंक्शन है। तो आप ऊपर आइए, आप जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखिए डबल टाइप का है और एक आर्गुमेंट पास कराना है, यानी कि यही वाला जो आपका फंक्शन का डेफिनेशन है वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, दैट मींस एग्जीक्यूट करेगा डबल नंबर var, यानी डबल नंबर 5.5। उसके बाद आप आते हैं इस फंक्शन के पास, ये फंक्शन कॉल होता है, इसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहा है, ए इंटीजर टाइप का और बी डबल टाइप का। तो दो आर्गुमेंट वाला फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास का है 5 और दूसरा जो है डबल टाइप का यानी 5.5। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर नंबर 5 और यहाँ पर एंड डबल नंबर 5.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन का नाम एक ही है लेकिन सभी का आर्गुमेंट में क्या है, आर्गुमेंट में डिफरेंस है। तो इसी तरह के फंक्शन को हम लोग ओवरलोडेड फंक्शन बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डीडीएल स्टेटमेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस यूनिट से है। यहाँ पर पूछा गया है कि डीडीएल स्टेटमेंट क्या होता है, और उसका जो है डीडीएल स्टेटमेंट का कुछ एग्जांपल भी आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डीडीएल के बारे में बताया कि डीडीएल के बारे में कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीडीएल स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि डीडीएल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा। यानी डीडीएल स्टेटमेंट के जरिए आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर और उसका स्कीमा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर हम क्लियरली बोले तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि टेबल का फॉर्मेशन करना, टेबल वगैरह बनाना, टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज करना, टेबल को चाहे तो डिलीट करना, ये सारा काम जो है हमारा डीडीएल स्टेटमेंट के जरिए होता है। तो कौन कौन सा डीडीएल स्टेटमेंट है उसका लिस्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं।
पहला हमारा क्रिएट है, ठीक है। इस क्रिएट के जरिए क्या करते हैं, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस, हम ऑब्जेक्ट है ना डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब इंडेक्सेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब व्यू हो सकता है। यानी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं और व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, टेबल तो आप पढ़ेंगे, आपको सिलेबस में पढ़े भी होंगे, व्यूज भी पढ़े होंगे, लेकिन इंडेक्स आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाली बात को यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डीडीएल स्टेटमेंट है उसका नाम है अल्टर। तो अल्टर के जरिए क्या करते हैं, तो अल्टर मतलब चेंज करना होता है ना, इसका मीनिंग होता है चेंज करना। तो अल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का स्ट्रक्चर को चेंज करना है। यहाँ क्रिएट नहीं, यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब क्रिएट होने के बाद अगर आपको चेंज करने का रिक्वायरमेंट आपको लगता है तो आप अल्टर जो है, ये अल्टर जो डीडीएल स्टेटमेंट है इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप, कहता है डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ऑब्जेक्ट मतलब यही टेबल, इंडेक्सेस, व्यू। तो इसको अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आप जो है ड्रॉप जो है डीडीएल स्टेटमेंट इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बोले चाहे कमांड बोले एक ही बात है। नेक्स्ट हम लोग का ट्रंकेट, इसके जरिए क्या होता है, तो रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, किसी टेबल में से सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इसका इस्तेमाल होता है। इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस अलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड और रिमूव्ड। तो इस पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख देंगे, इतना आपके लिए काफी है। क्योंकि अभी हम लोग अंतिम अंतिम समय में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो अननेसेसरी चीज को यहाँ पर जो जो चीज मैं बता दूंगा कि इसको हटा देना है तो उसको आप हटा के ही रखना। आगे चलते हैं। एक और हमारा जो है डीडीएल स्टेटमेंट है जिसका नाम है रीनेम। इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट का रीनेमिंग करते हैं। रीनेम का मतलब तो समझ में आता ही होगा आपका, नाम को चेंज करना, नाम को बदलना। और ऑब्जेक्ट का मतलब चाहे तो टेबल का नाम बदलना हो, है ना, चाहे व्यू का नाम बदलना हो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हब। हब क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है। और डिफाइन करने का मतलब है कि इसके बारे में अच्छा खासा थोड़ा कुछ लिखना भी होगा आपको। चलिए हब के बारे में बता देते हैं। हब के बारे में कि अ हब इज ए फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। फिजिकल लेयर, एक्चुअली जो नेटवर्किंग जो होता है वो बहुत सारे लेयर से मिलकर के बनता है और अलग अलग लेयर का अलग अलग नाम होता है। तो उतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि उस अलग अलग लेयर में से जो हब जो होता है वो फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। यानी कि बहुत सारे लेयर में से जो फिजिकल लेयर होता है उसमें एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, वो हमारा हब होता है। विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। दे आर जनरली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लैन, जनरली इसका इस्तेमाल किसी लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, किसी लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये मेरा हब है। इस हब में बहुत सारा जो है हम लोगों का पोर्ट्स है ना, बहुत सारा पोर्ट्स लगा होता है। इस पोर्ट से बात जितना भी डिवाइसेस है या जितने भी कंप्यूटर है वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी कंप्यूटर, इसको क्या कहा गया है, इसको रिसीवर कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेंडर होगा जो कुछ इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, जिसको हब क्या करेगा, लेगा। लेने के बाद यहाँ पर ये निश्चित नहीं होता है कि ये जो सेंडर है ये किस कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है। वो हब के पास पहुंचा, हब से जितना भी सिस्टम कनेक्ट होगा, जितना भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा, सबको इंफॉर्मेशन चला जाएगा जो भी सेंडर से भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको जो है डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया है, तो इस एक्सप्लेनेशन को भी समझने में ज्यादा दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं। यहाँ पर कहा गया हब हैज मेनी पोर्ट्स इन इट, एक हब में बहुत सारे ये पोर्ट्स होते हैं। अ कंप्यूटर विच इंटेंड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज प्लग्ड इन टू वन ऑफ दिस पोर्ट्स, जिस कंप्यूटर से या जो कंप्यूटर आप चाहता है कि डेटा लेना चाहता है, तो उस कंप्यूटर को उसके पोर्ट्स के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वाया केबल हो सकता है ना, केबल के जरिए। When a data frames arrives at port, जब भी सेंडर से कोई डेटा फ्रेम यहाँ पहुंचता है, ठीक है, डेटा फ्रेम मतलब सिंपली डेटा समझ लिया ना, डेटा समझ लिया। तो when a data frames arrives at port, it is broadcast to every other port, यहाँ से डेटा यहाँ पर पहुंचा, वो डेटा सभी को क्या हुआ, सभी को ब्रॉडकास्ट हुआ, सभी को मिल गया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट टू एवरी अदर पोर्ट without considering whether it is destined to for a particular destination or not। यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है सेंडर से किसके लिए भेजा गया, किस कंप्यूटर के लिए भेजा गया, वो सारे पोर्ट्स तक आ गया है। अब पोर्ट्स से अगर आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हो तो सारे कंप्यूटर को जो है ना, सारे कंप्यूटर को मिल जाएगा। नाउ अगला जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो है व्हाट इज लॉजिक गेट। ये अगेन बूलियन अलजेब्रा चैप्टर से है, जबकि बूलियन अलजेब्रा को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सिलेबस से बाहर का चीज है, लेकिन देख लीजिए आसान सा चीज है। लॉजिक गेट्स के बारे में सिंपली कहता है कि लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। जो भी डिजिटल सिस्टम है उस डिजिटल सिस्टम को बनाने के लिए जो मुख्य चीज होता है वो हमारा होता है लॉजिक गेट्स।
इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक या एक से अधिक इनपुट लेगा और केवल एक आउटपुट देगा, आउटपुट केवल एक देगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। ये जो इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, इसमें जो रिलेशनशिप होगा वो एक लॉजिक है ना, लॉजिक पर आधारित होता है। बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो लॉजिक के आधार पर जो है ये गेट्स जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। ये बेसिक गेट्स है, इसके अलावा और भी गेट्स होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक गेट्स आपका ये है। अब चूंकि ये आंसर हम लोग को ज्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम लोग आते हैं एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट के बारे में कहता है कि एंड गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई, दैट इज आउटपुट 1 देता है ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट आर हाई। अगर सारा इनपुट हाई होगा तो ही आउटपुट क्या देगा, तो ही आउटपुट हाई देगा। आगे कहता है कि अ डॉट इज यूज्ड टू शो द एंड ऑपरेशन, है ना। तो डॉट के जरिए हम एंड ऑपरेशन को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ठीक है, बियर इन माइंड दैट दिस डॉट इज अ समटाइम्स, ठीक है, ओमिटेड, दैट इज ए बी। कभी कभी ए बी भी आपको लिखा मिल सकता है, कभी कभी डॉट को ओमिट भी किया जाता कर दिया जाता है, मिटा भी दिया जाता है। तो यहाँ ए बी लिखा है, इसका मतलब क्या एंड गेट ही समझिएगा। तो देखिए एंड गेट का ये जो है लॉजिक सर्किट डायग्राम है, यहाँ से सिग्नल ए और यहाँ से बी पास करा रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, अगर सिग्नल 1 और 1 देंगे तो ही यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, आपका 1 होगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो क्या होगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। या दोनों भी 0 हो जाएगा तो भी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को समझना है। और गेट कहता है कि द ऑर गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट 1। ठीक है, ऑर गेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये भी आउटपुट 1 देता है, लेकिन कब देता है, यहाँ पर नियम थोड़ा सा चेंज है। इफ वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई, यानी कोई भी एक इनपुट हाई हो गया, यानी कोई भी एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट क्या देता है, 1 देता है। और प्लस के जरिए आप इस और ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दो सिग्नल पास करा रहे हैं, ये लॉजिक सर्किट डायग्राम है ऑर गेट का, है ना। कोई भी अगर एक सिग्नल 1 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर सभी 0 होंगे तो ही 0 रहेगा, या दोनों 1 रहेगा तो ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी हमारा इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, कोई भी। नेक्स्ट हमारा नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में सिंपली क्या कहता है कि द नॉट गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इनपुट एट इट्स आउटपुट। आउटपुट के रूप में क्या होता है कि जो आप इनपुट किए हैं ना, उसका इन्वर्ट, उसका उल्टा जो है वो हम लोग को आउटपुट के रूप में मिलता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। इफ द इनपुट वेरिएबल इज ए, मान लो हमारा इनपुट वेरिएबल ए है, यानी ए के जरिए आप इनपुट दे रहे हो। ए क्या है, एक इनपुट है। इफ द इनपुट वेरिएबल इज ए, द इन्वर्टेड आउटपुट इज नॉट नॉन एज नॉट ए। अगर आपका जो इनपुट वेरिएबल वो ए है तो इसका जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो क्या कहलाएगा, वो नॉट ए कहलाएगा। दिस इज आल्सो शॉन एज ए नॉट, है ना, या ए और उसके ऊपर बार लगा हो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी नॉट ए कहलाएगा और ये भी हमारा नॉट ए कहलाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्वेश्चन देख लिया सेक्शन बी तक का। ठीक है, अब हम लोग को देखना है सेक्शन सी का कुछ क्वेश्चंस, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो थोड़ा सा आपको जो है डेफिनेशंस वगैरह अच्छा लिखना होगा। अच्छा इन द सेंस की थोड़ा बड़ा डेफिनेशंस, या आपको डिटेल में, काफी डिटेल में आंसर्स को लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। सी प्लस प्लस में एरे क्या होता है, तो एरे के बारे में जान लीजिए। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जो कि बहुत सारे एलिमेंट को ग्रुप करके रखता है। टिपिकली दीज एलिमेंट्स आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एक टाइप के होंगे। सच एज एन इंटीजर और कैरेक्टर, जैसे कि सारे डेटा इंटीजर हो सकते हैं, या सारे डेटा कैरेक्टर हो सकते हैं, या सारे डेटा फ्लोट हो सकते हैं। यानी एक ही प्रकार के डेटा का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एरे बोलेंगे। एरे आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरे का इस्तेमाल जो होता है वो किस लिए होता है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। सो दैट अ रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यू कैन बी इजिली सॉर्टेड और सर्च्ड, ताकि आप डेटा को इजिली सॉर्ट कर सके, यानी डेटा को अरेंज कर सके, या कोई डेटा को ढूंढना है तो डेटा को आसानी से ढूंढ सके। तो बहुत सारे डेटा को अगर आपको स्टोर करना है तो हम एरे बनाते हैं। आगे बताया गया है एरे का टाइप्स। एरे दो तरह का होता है, वन डायमेंशनल और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल के बारे में सिंपली कहता है कि वन डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे इज अ टाइप ऑफ लीनियर एरे। ये लीनियर एरे का एक टाइप होता है। एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट इन्वॉल्व अ सिंगल सबस्क्रिप्ट व्हिच कैन आइदर रिप्रेजेंट अ रो और कॉलम इंडेक्स।
इस एरे में जो है हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, एक सिंगल सबस्क्रिप्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पर डिक्लेयर करके बताया गया है, ये एरे का टाइप हो गया, ये एरे का नाम हो गया, ये एरे का जो है साइज हो गया, और ये एक ब्रैकेट है तो इसको कहेंगे वन सिंगल सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल एरे। यहाँ का डेटा 10 को अगर प्रिंट कराना है तो मुझको क्या लिखना पड़ेगा, मुझको लिखना पड़ेगा सी आउट ARR 0। तो सिंगल सबस्क्रिप्ट वाले एरे को हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो मल्टी डायमेंशनल में कहा गया है कि अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे विथ मोर देन वन लेवल और डायमेंशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें एक से ज्यादा हमारा डायमेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 2D एरे, 2D एरे यानी टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो क्या होता है, वो एरे ऑफ एरे कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ये रो और कॉलम का क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। थिंक ऑफ एज अ टेबल, आप इसको एक टेबल की तरह सोच सकते हैं। A 3D array adds another dimension, turning it into an array of array। ठीक है, 3D array भी जो है एक मल्टी डायमेंशनल एरे है जिसको कहा जाता है कि ये एरे का एरे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2D एरे का एग्जांपल है। ठीक है, डेटा टाइप एरे का नाम और दो सबस्क्रिप्ट है, यानी दो ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एरे का साइज 6 और 4 लिखा हुआ है। तो दो सबस्क्रिप्ट है तो ये 2D एरे है, यहाँ पर तीन सबस्क्रिप्ट है तो ये हमारा 3D एरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है, और आपको जो है क्लास को लेकर के प्रोग्राम भी आपको बनाना है। तो क्लास के बारे में सिंपली कहा जाता है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन काइंड। क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करता है वेरिएबल्स और मेथड्स को, और ये जो वेरिएबल्स और जो मेथड होते हैं ये किसी खास प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट को डिफाइन करता है, और उस ब्लूप्रिंट में यानी उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड होते हैं जिस वेरिएबल और मेथड का संबंध खास तरह के ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं क्लास का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम, सॉरी इसके बाद है हैश इंक्लूड ponyo.h। मेरे क्लास का नाम क्या है, मेरे क्लास का नाम आइटम है। आइटम क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर यानी दो वेरिएबल बनाया, एक नंबर नाम का, एक कॉस्ट नाम का, यानी कि आइटम का नंबर होगा और आइटम का कॉस्ट होगा। पब्लिक सेक्शन में चले आते हैं, यहाँ पर हमारा जो है गेट डेटा जो है ये मेरा मेंबर फंक्शन है, ये दो आर्गुमेंट लेगा। इसके अलावा हमारे पास एक मेंबर फंक्शन और है जिसका नाम है पुट डेटा, जिसका काम क्या है, नंबर का और कॉस्ट का वैल्यू प्रिंट करना। तो ये नंबर कॉस्ट कौन सा, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल और कॉस्ट नाम का वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर पुट डेटा फंक्शन को हमने यहाँ पर क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, और यहाँ पर क्लास आपका बंद हो जा रहा है। तो ये जो गेट डेटा फंक्शन है इसको हम लोग कहाँ डिफाइन करने जाएंगे, क्लास के बाहर डिफाइन करने वाले हैं। और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, स्कोप रिजल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नाम, और फिर आप जो है आर्गुमेंट। और हम लोग जो आर्गुमेंट यहाँ पर पास करा रहे हैं उससे हम नंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं और बी से कॉस्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। यानी जो आर्गुमेंट ए और बी है इससे हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, इससे हम लोग जो है नंबर नाम के वेरिएबल, कॉस्ट नाम के वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। आगे चले, यहाँ पर मेन फंक्शन, इसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन शुरू होता है। मैंने लिखा आइटम एक्स, आइटम इज ए क्लास एंड एक्स इज ऑब्जेक्ट। आइटम क्लास और एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने लिखा सी आउट डबल कोट्स के अंदर ऑब्जेक्ट एक्स, तो आउटपुट में प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट एक्स। उसके बाद लिखा मैंने एक्स डॉट गेट डेटा, यानी गेट डेटा जो मेरा पब्लिक फंक्शन था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है क्लास के अंदर जो है ये दो फंक्शन है, गेट डेटा और पुट डेटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों हम लोग का यहाँ पर पब्लिक है। तो एक रूल भी होता है कि पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं। तो उसका रूल ये होता है कि किसी भी पब्लिक फंक्शन को अगर हम लोग कॉल कराते हैं तो कॉल कराने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल कराते हैं। किसी भी पब्लिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल कराते हैं। तो हमने लिखा एक्स डॉट गेट डेटा। अब फंक्शन ये कॉल होगा, गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, तो हम जाएंगे गेट डेटा के पास। यहाँ पर दो आर्गुमेंट देखिए आपने पास कराया था कि 100 और 299.95। तो ये जो 100 है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और 299.95 यहाँ कॉपी हो जाएगा।
इस प्रकार से ए के माध्यम से नंबर को मिल जाएगा 100 और बी के माध्यम से मिल जाएगा 299.95 इसको मिल जाएगा। नाउ आगे चलते हैं। इसके बाद काम खत्म हुआ गेट डेटा फंक्शन का। अब आते हैं x डॉट पुट डेटा। पुट डेटा भी मेरा पब्लिक फंक्शन है। पब्लिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल कराते हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं पुट डेटा फंक्शन के पास। पुट डेटा फंक्शन क्या बोल रहा है कि नंबर इक्वल टू नंबर एंड कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट। नंबर का वैल्यू प्रिंट कीजिए, कॉस्ट का वैल्यू प्रिंट कीजिए। नंबर का वैल्यू 100, कॉस्ट का वैल्यू 299.95 ये प्रिंट करेगा। इसके बाद आप लोग आ जाइए वापस मेन में, गेट ch रिटर्न 0 और फिर आपका क्या हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम था जिसमें हम लोग जो है क्लास का इस्तेमाल किए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट। टपल और एट्रीब्यूट में डिफरेंस बताइए। इसको डिफरेंस को बताने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एज और सैलरी। यानी एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर किया है और ये जो रिकॉर्ड है ये 4 फील्ड से मिलकर बना है, यानी 4 कॉलम से मिलकर के बना है। ठीक है, और रिकॉर्ड कितना है इसमें, रिकॉर्ड हमारा टोटल 4 है। तो इसी टेबल से संबंधित है हमारा टपल और एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी। तो कहता है कि अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज अ टपल और रिकॉर्ड। किसी टेबल में जो सिंगल एंट्री होता है ना, जैसे कि हमारा जो ऊपर वाला जो एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक एंट्री कहलाएगा। ठीक है, ये एक एंट्री कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे चाहे रिकॉर्ड बोलेंगे। अ टपल इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। एक टपल जो होता है टेबल में जो टपल होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो सेट ऑफ रिलेटेड डेटा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 1 एडम 34 और 13,000। ठीक है, ये आईडी हो गया, ये नाम हो गया। ठीक है, ये उसका क्या कहेंगे, एज हो गया, 34 एज हो गया, और ये 1300 जो हो गया उसका सैलरी हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जितना भी डेटा है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल द अबव एम्प्लॉय टेबल हैज 4 टपल 4 रिकॉर्ड 4 रो। ऊपर वाला जो मेरा टेबल था इसमें कितने रिकॉर्ड है, 4 है ना। तो टपल बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं या रो बोलते हैं। आगे चले। आगे कहा गया है कि अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स एंड ईच रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्मॉलर पार्ट्स ऑफ डेटा नॉन एज एट्रीब्यूट। आप जानते हैं कि एक टेबल जो होता है बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर बना होता है, और ये जो रिकॉर्ड्स है उसको आप जो है कुछ टुकड़ों में बांटते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे द अबव एम्प्लॉय टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 एट्रीब्यूट आईडी, नेम, एज और सैलरी। तो ऊपर जो आपका टेबल देख रहे हैं इसमें जैसे ये एक रिकॉर्ड बना, पहला जो इंसान का रिकॉर्ड बना, ये 4 तरह के डेटा से मिलकर बना, आईडी, नेम, एज और सैलरी। तो ये आईडी, नेम और एज और सैलरी जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में बताना है, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप विथ एग्जांपल। और एग्जांपल के साथ जो है डिफरेंट टाइप का जो डेटा टाइप होता है उसको बताना है। ये ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस चैप्टर से है। डेटा टाइप्स आर मींस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। ठीक है, डेटा टाइप जो होता है उसका मतलब होता है डेटा के टाइप को पहचानना कि वो डेटा किस प्रकार का है, साथ ही साथ उस डेटा से संबंधित आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। डेटा टाइप 2 प्रकार का होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप और डेराइव्ड डेटा टाइप। यहाँ पर कहा गया है कि देयर आर 5 फंडामेंटल डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप 5 होते हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड, दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड वैल्यूलेस डेटा रेस्पेक्टिवली। तो इन ये नाम है 5 फंडामेंटल डेटा टाइप, और पांचों का यहाँ पर जो बता दिया गया है कि पांचों का मतलब क्या क्या होता है। दूसरा जो मेरा डेटा टाइप है उसका नाम है डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप कैसे बनता है, तो डेराइव्ड डेटा टाइप कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फंडामेंटल डेटा टाइप। यानी जो फंडामेंटल डेटा टाइप हम लोगों ने 5 पढ़ा उसकी मदद से डेराइव्ड डेटा टाइप बनता है। एग्जांपल में एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, कांस्टेंट, क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशन, ये एग्जांपल है डेराइव्ड डेटा टाइप का। अच्छा, डेराइव्ड डेटा टाइप में ही एक कैटेगरी आता है जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके बारे में कहता है कि डेराइव्ड डेटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया गया डेराइव्ड डेटा टाइप को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। एग्जांपल में हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर और क्लास होता है। नाउ फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो है आपको एक एसक्यूएल कमांड लिखना है ना। एक टेबल दिया गया उसके आधार पर आपको एसक्यूएल कमांड लिखना है। पहले तो हम लोग यहाँ पर इस स्पोर्ट्स नाम के इस टेबल को समझ लीजिए। ये स्पोर्ट्स नाम का टेबल है जिसमें कॉलम का नाम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम का नाम है नेम, तीसरा कॉलम का नाम है गेम। इसमें 4 लोगों का रिकॉर्ड है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 to 4, नाम अमित, सूरज, रोहित, श्याम, और उनका गेम दिया गया है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा या कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेलता है। तो अमित क्रिकेट खेलता है, सूरज फुटबॉल खेलता है, रोहित बास्केटबॉल खेलता है और श्याम जो है क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि
टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स रिलेशन। स्पोर्ट्स रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब टेबल होता है, यानी कि स्पोर्ट्स नाम के टेबल में सारे एम्प्लॉय का नाम बताइए। क्यों नाम बोला है? तो सबसे पहले कमांड क्या होगा? निकालना है, कोई इंफॉर्मेशन निकालना होता है, उसमें सिलेक्ट कमांड होता है। तो सिलेक्ट क्या? नेम। देखिए ये जो नेम है ये कॉलम का नाम है, याद रखना आपको कॉलम का नाम ही लेके चलना है। और कोई जरूरी नहीं है स्मॉल कैपिटल, है ना, आप चाहे तो सारे को स्मॉल में भी लिख सकते हैं, सारे को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स नाम के टेबल में से नेम निकालिए। वो पहला का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू डिस्प्ले द नेम एंड गेम, आपको नाम भी पूछ रहा है और गेम भी पूछ रहा है, ऑफ द प्लेयर्स हुज गेम आर क्रिकेट। ठीक है, तो प्लेयर का नाम और गेम बताइए, लेकिन वही प्लेयर का नाम बताना है जिनका गेम क्रिकेट है। तो सेलेक्ट नेम और गेम, सेलेक्ट के साथ नेम और गेम इसलिए लिखें क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है कि डिस्प्ले नेम एंड गेम। ठीक है, फ्रॉम कहां से? स्पोर्ट्स नाम के टेबल में से। कंडीशन क्या लगा दिया गया? वेयर गेम इज इक्वल टू क्रिकेट, यानी जिसका गेम क्रिकेट है उन्हीं लोगों का नाम और गेम दिखलाइए। क्वेश्चन नंबर सी, टू शो द नेम ऑफ प्लेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लेयर का नाम जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ए से पहले बी से, उसके बाद वाला सी से, उसका नाम इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या कमांड लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट नेम। ठीक है, नेम निकालना है फ्रॉम कहां से? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नाम के टेबल में से। ऑर्डर बाय नेम, जहां पर नाम को क्या करना? ऑर्डर करना है। किस ऑर्डर में करना है? AAC असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन हुज आर इन फुटबॉल और बास्केटबॉल। उन, है ना, उन प्लेयर्स का डिटेल बताइए जो या तो फुटबॉल खेलते हैं या फिर बास्केटबॉल खेलते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है सीरियल नंबर भी बताओ, उसका नाम भी बताओ और उसका गेम भी बताओ। ठीक है, सब कुछ बताओ। एस्ट्रिक का मतलब यही होता है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम इक्वल टू फुटबॉल और गेम इक्वल टू बास्केटबॉल। तो डिटेल बताइए स्पोर्ट्स नाम के टेबल में से उन एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नहीं सॉरी, उन प्लेयर्स का जो जिनका गेम फुटबॉल है या फिर जिनका गेम बास्केटबॉल। तो ये आपका जो है सेट वन आपका कंप्लीट हो गया है। कैसा आप लोगों को ये लगा सॉल्यूशन? जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये जो आपको सॉल्यूशन बताया गया है ये आप लोगों को PDF के रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इस सॉल्यूशन को पा सकते हैं।